तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल से इस फाइनेंशियल एकेडमी पे। इस सीरीज में हम लोग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हमने एफडीआई के टॉपिक को सीखा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफडीआई के टॉपिक को। बिना टाइम गंवाए एफडीआई के नए पार्ट को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एफडीआई के बारे में। तो अभी आपने एफडीआई के टाइप्स के बारे में समझे, अब हम लोग समझते हैं एफडीआई के मेथड के बारे में। अगर कोई एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कौन कौन से मेथड होगा जिससे पैसा या जिससे इन्वेस्टमेंट होगा कि वो एफडीआई में काउंट हो सकता है। सबसे पहले जानने की बात है मर्जर। अगर मान लीजिए कोई दो कंपनी है, वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं तो वो भी एफडीआई में काउंट होगा। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में है और बाहर की कोई कंपनी है वो XYZ है, और दोनों कंपनी एक दूसरे से मर्ज हो जाती हैं और इंडिया में एक नई एंटिटी बनाती हैं। ये ABC XYZ नाम से ही एंटिटी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों कंपनियां अगर एक दूसरे में मर्ज हो गई और एक तरह से एक मिल के काम कर रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मर्जर बोलते हैं। अगर हम मर्जर का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन जो एक है ब्रिटिश कंपनी है और आइडिया जो एक है इंडियन कंपनी, और दोनों कंपनी जो मर्ज होकर वोडाफोन आइडिया बनाती हैं। तो इस तरह से ये दोनों का जो स्टेक होगा एक दूसरे के साथ मिलके होगा और दोनों एक विजन के लिए काम करेंगी। तो ऐसा जो मर्जर होगा वो भी एफडीआई के अंदर आएगा, जहां पे दोनों का ही मैनेजमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरे की बात करें एक्विजिशन। अगर कोई कंपनी बाहर की कंपनी है, मान लीजिए वो XYZ है और इंडिया की किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और वो अपना एक्वायर करके अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा? ये भी एफडीआई में काउंट कराया जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो वॉलमार्ट है, जो बाहर का वॉलमार्ट कंपनी है वो आती है और इंडिया में क्या करती है? फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन कंपनी है, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती है, उस पे उसको एक्वायर करती है वॉलमार्ट इंडिया में, ताकि उसका बिजनेस एक्सपेंशन हो। और ये जो वॉलमार्ट है फ्लिपकार्ट में मेजर स्टेक लेती है और इसका मैनेजमेंट जो है अब वॉलमार्ट के पास है। तो इस तरह का जो बिजनेस होगा वो क्या होगा? वो एक्विजिशन के थ्रू होगा और ये भी एफडीआई में काउंट किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है मेथड? अगर एफडीआई की बात करें तो क्या होगा? स्टार्टिंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ डोमेस्टिक फर्म इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब जैसे अगर कोई एंटिटी है वो एक कंट्री में चल रही है और उसका सब्सिडियरी वो दूसरी कंट्री में भी स्टार्ट कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है अपने बिजनेस का। सेम बिजनेस है, सेम कंपनी है, उसका एक सब्सिडियरी स्टार्ट कर रहा है, तो उसका क्या होगा? वो भी एक एफडीआई में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्सिडियरी कंपनी, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चर करने वाली कार की कंपनी है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर करती है इंडिया, अगर वो फॉरेन में, जो फॉर एग्जांपल अगर ले लेते हैं फोर्ड, मान लीजिए फोर्ड है, वो बाहर अपनी कंट्री में वो मैन्युफैक्चर कर रही है कार, और इंडिया में भी वो अगर प्लांट लगा रही है और इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में अपनी सब्सिडियरी खोल रही है फोर्ड, तो वो भी क्या होगा? वो भी एफडीआई में काउंट किया जाएगा कि वो एफडीआई आ रही है और वो अपना एक सब्सिडियरी इंडिया में खोल रही है ताकि यहाँ पे भी बिजनेस एक्सपेंशन कर सके। अगर अगले मेथड की बात करें तो क्या हो सकता है? पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू। अगर कोई कंपनी है जो फॉरेन में अपना वर्क कर रही है और वो कंपनी कोई लोकल कंट्री में, अगर यहाँ की कंट्री में उसके साथ मिलके अगर ज्वाइंट वेंचर शुरू कर रही है और दोनों मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं अपना, तो वो भी एफडीआई में काउंट किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो अगर इंडिया में रिसेंटली JSW एनर्जी ने MG मोटर के साथ मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट किया, और पार्टनरशिप में जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो भी जो आएगा वो एफडीआई के अंदर आएगा। तो इस तरीके से ये सारे मेथड हो सकते हैं, चाहे वो मर्जर हो, चाहे एक्विजिशन हो, चाहे कोई नई एंटिटी खोलना हो या ज्वाइंट वेंचर के थ्रू हो। तो ये सारे मेथड्स हैं जो वो एफडीआई के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो अभी हमने मेथड सीखा कि कौन कौन से तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है अगेंस्ट एफडीआई। तो अब हम लोग सीखेंगे मोड्स ऑफ एफडीआई, मतलब कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा मोड है जो अगर कोई एक्टिविटी होती है, अगर कोई शेयर ट्रांसफर होता है या शेयर नए इशू किए जाते हैं, तो वो एफडीआई में रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो मोड्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग पर्पज से, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एफडीआई कैसे कोई कंपनी एक्विजिशन कर सकती है, मर्जर के थ्रू कैसे हो सकता है, या ज्वाइंट वेंचर्स में कैसे एफडीआई काउंट किया जा सकता है। बट जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू होता है उसकी अलग अलग रिपोर्टिंग होती है। तो वो जो रिपोर्टिंग पर्पज से कौन कौन से मोड्स हैं
जो एफडीआई के अंदर आते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एफडीआई में मोड्स को सीखने से पहले मैं एक डिटेल्स में ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई फंड आता है, कोई इंस्टीट्यूशन पेमेंट करती है और वो स्टेक लेना चाहती है, तो वो पेमेंट अगर एफडीआई के अगेंस्ट आता है तो वो कैसे रूट होता है, कैसे फ्लो होता है। अगर आप में से जो भी फॉरेन एक्सचेंज में सीखना चाह रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे फ्लो होता है फॉरेन करेंसी, कैसे पेमेंट करता है कोई रेमिटर, कोई इन्वेस्टर, और वो हमारी कंट्री में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, क्या प्रोसेस होता है। इसको अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि कोई इंडियन एंटिटी जो होगी और वो जो फॉरेन एंटिटी होगा, ठीक है, फॉरेन एंटिटी जो होगा वो क्या करेगा, वो दोनों एग्री होंगे कि ये परसेंटेज स्टेक लेंगे। फॉर एग्जांपल दोनों एग्री हुए कि मैं 20% स्टेक लेंगे, ठीक है, और उन्होंने सारे अपने बैकग्राउंड चेक किए वो कंपनी का, और इंडियन एंटिटी उनको परफेक्ट लगा और उन्होंने एग्री किया 20% स्टेक लेने के लिए। तो क्या करेगा यहाँ पे इन्वेस्टर जो होगा वो अपने बैंक में पेमेंट का रिक्वेस्ट देगा, ठीक है, कि ये जो पेमेंट है, फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट बन रहा हो, अगर मान लीजिए $10 लाख बन रहा है, तो वो क्या करेगा, ये $10 लाख जो है अपने बैंक में रिक्वेस्ट देगा पेमेंट करने के लिए। बैंक उसका जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और इनिशिएट करेगा तो वो पेमेंट कहाँ होगा, हमारे बैंक के नॉस्ट्रो में रिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए जो पेमेंट की रिक्वेस्ट के लिए उसको कौन कौन सी डिटेल चाहिए, सबसे पहले इंडियन पार्टी का नाम, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए होगा उसको स्विफ्ट कोड, कौन से बैंक में आना है पैसा, और तीसरा जो होगा वो अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि कौन से बैंक में पैसा आना है वो स्विफ्ट कोड से पता चल जाएगा, और किस अकाउंट में पैसा जाना है किस नाम से वो ये पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस स्विफ्ट कोड के साथ, और क्लाइंट का हमारे जो भी एंटिटी है उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम देगा, तो उसके थ्रू हमारे बैंक के नॉस्ट्रो में, हमारे क्लाइंट के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। जैसे ही नॉस्ट्रो में पैसा पहुंचेगा क्या करेगा, तो इंडियन पार्टी का जो बैंक होगा वो उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका पैसा हमारे नॉस्ट्रो में आ गया है, प्लीज कंफर्म करिए। तो हमारी पार्टी जो क्या करेगी, वो कंफर्म करेगी कि ओके ये पैसा आया है, और ये जो पैसा आया है ये एफडीआई के अगेंस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही एफडीआई के अगेंस्ट हम बताएंगे कि पैसा आया हुआ है, तो तुरंत बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि आपको केवाईसी देना होगा जिसने पैसा भेजा है, जो रेमिटर है, ठीक है, और साथ ही साथ डिक्लेरेशन देना होगा कि ये जो होगा जो भी आपके एफडीआई होगी उसकी आप रिपोर्टिंग आरबीआई को करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे आप केवाईसी, अब केवाईसी क्या होगा, केवाईसी या तो स्विफ्ट के साथ आया हो, अगर नहीं आया होगा तो अगेन जो होगा आपको मंगाना होगा 6 पॉइंटर केवाईसी। ठीक है, 6 पॉइंटर केवाईसी होता है जिसपे मेंशन कर रहा होता है जो रेमिटर है उसका रेमिटर का नाम, मान लीजिए कोई एंटिटी है तो उस एंटिटी का नाम, उस एंटिटी का एड्रेस, उस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कोई है, ठीक है, कितने टाइम तक उसके बैंक के साथ रिलेशन है, जो भी बैंक है, ठीक है, और कौन सा बैंक है उस बैंक की डिटेल्स के बारे में ये सारी चीजें मेंशन होंगी, ताकि वो पता चल सके वो कौन सी एंटिटी है और वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सो दैट उस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सो दैट उसकी एंटिटी के बारे में भी क्रॉस चेक किया जा सकता है कि वो एंटिटी जो है वो वैलिड है, कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो जो कहीं रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो ये सारी क्रॉस चेक हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही केवाईसी आएगा और डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो जो फंड होगा वो क्लाइंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे ही ये क्रेडिट होगा उसके बाद क्या होगा, FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट इशू होगा, और ये जो FIRC होगी और ये केवाईसी के बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी किसकी, FDI की। ये मैं जस्ट आपको बताया सो दैट आपको पता चले कि फंड कैसे शुरू होता है, कैसे आता है और इंडिया में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और किसी का पैसा आया तो वो किस तरीके से क्रेडिट होता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग मोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मोड्स की कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अगर इश्यू होंगे तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें अगर इन्वेस्टमेंट में, ये जो फॉलोइंग मोड्स हैं उसमें पहला होगा इशूएंस ऑफ फ्रेश शेयर बाय द इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी है उसने कभी भी कोई स्टेक सेल नहीं किया, फर्स्ट टाइम स्टेक सेल कर रही है या फ्रेश सेल कर रही है,
तो उसके लिए क्या होगा, वो फ्रेश शेयर इशू करेगी। तो मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, उसका 100% स्टेक उसी के पास है और वो 20% स्टेक सेल कर रही है, ठीक है, और 20% स्टेक सेल करेगी तो वो क्या करेगी, फ्रेश सेल करेगी, तो फ्रेश शेयर इशू करेगी कोई कंपनी को, ठीक है। जब वो कंपनी फ्रेश शेयर इशू करेगी तो उसकी रिपोर्टिंग होगी किसमें, एफडीआई में। ये रिपोर्टिंग करनी होती है, ये हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो एफडीआई की रिपोर्टिंग के लिए एक तो मोड ये हो सकता है कि अगर कोई फर्स्ट शेयर फ्रेश शेयर इशू करे तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। दूसरा क्या हो सकता है, एक्विजिशन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पहले में क्या था कि फ्रेश शेयर इशू कर रहा है, यहाँ पे कंपनी फ्रेश शेयर इशू नहीं कर रही है, बट वो कोई एग्जिस्टिंग ऑलरेडी स्टेक होल्डर है, अब वो अपना स्टेक सेल कर रहा है किसी फॉरेन इन्वेस्टर को। मान लीजिए अगर 100% स्टेक था और यहाँ पे 20% स्टेक वो किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन के पास था, ठीक है, और वो जो है वो सेल कर रहा है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, ये शेयर जो है वो इसके पास चले जाएंगे और ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके लिए भी जो कंपनी है जिसके शेयर ट्रेड हुए हैं, ये शेयर जो एक्सचेंज हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, वो रिपोर्ट करेगा एफडीआई के अंदर कि ये जो है शेयर एक्सचेंज हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं किसी इंडियन इंस्टीट्यूट से किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, सो दैट ये पता चलता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अगेन इन्वेस्ट किया है इंडियन एंटिटी में, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा, तीसरे की बात करें, इशू ऑफ राइट और बोनस शेयर। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कंपनी अगर राइट इशू करती है फ्रेश या बोनस शेयर इशू करती है तो उसकी भी रिपोर्टिंग करनी होगी इसमें, एफडीआई में। अब राइट नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ राइट शेयर क्या होते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मान लीजिए आप हो ABC, आप कोई कंपनी है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आपको कंपनी बोलती है, ऑफर करती है, ये जो कंपनी है, और बोलती है कि आज जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आज इसका जो करंट प्राइस है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और वो ऑफर देती है, राइट देती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप इसको 900 रुपीज़ में खरीद सकते हो अगर आप चाहो। ये राइट देता है कि एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको एडिशनल स्टेक जो है वो लोएस्ट प्राइस पे, लोअर प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। वो राइट अगर देती है कंपनी तो एडिशनल जो भी शेयर इशू करता है उसकी भी रिपोर्टिंग एफडीआई में की जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि राइट का मतलब ये है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो राइट दिया जाता है कि आप करंट प्राइस से लोएस्ट प्राइस पे, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सको। फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपीज का था तो आपको 900 में ही वो राइट दे रहा है कि आप उसके शेयर्स को खरीद सकते हो डायरेक्टली। वो कंपनी जब देगी वो शेयर तो उसकी भी रिपोर्टिंग एफडीआई के अंदर होगी। अब दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे, बोनस शेयर। बोनस शेयर का क्या है, यहाँ पे जो बोनस शेयर है वो बेसिकली सेल नहीं कर रहे किसी को, बेसिकली यहाँ पे कह रही है कि कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको, हर किसी को एक एडिशनल शेयर, ये जो भी ये बोनस शेयर इशू कर रही है, तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली कंपनी पेमेंट नहीं ले रही है, वो एडिशनल शेयर इशू कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, मान लो किसी के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी बोलती है कि कोई भी जो मेरा स्टेक इन्वेस्टर है, अगर वो हर 5 शेयर पे मैं उसको 1 शेयर दूंगी, ठीक है, एडिशनल शेयर एज अ बोनस शेयर दूंगी, तो वो क्या होगा, वो बोनस शेयर कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए 5 शेयर पे, तो इसका कितना बना, 20 लॉट बना, 20 × 5 = 100 हुआ, तो 20 लॉट बना। तो इसका मतलब ये है कि हर 5 पे 1 शेयर देगा, तो इस कंपनी को 20 एडिशनल शेयर इशू करेगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं आएगा, जस्ट वो शेयर एडिशनल इशू कर रही है एज अ बोनस। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो फॉरेन इन्वेस्टर है और उसको ये कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी मनी, विदाउट एनी पेमेंट, तो उसकी भी रिपोर्टिंग एफडीआई के अंदर होगा, जो बोनस शेयर्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को भी स्टॉक ऑप्शन इशू करती है, जो भी बड़े पोजीशन पे एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए स्टॉक्स ऑप्शन देती है, विदाउट एनी पेमेंट स्टॉक इशू करता है कंपनी, एज ए एम्प्लॉय उनको बेनिफिट देता है। तो अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक इशू करती है अंडर एम्प्लॉय
स्टॉक ऑप्शन ESOPs के अंदर अगर इशू करती है तो उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ये जो ESOP इशू होगा वो कोई फॉरेन एंटिटी या फॉरेन एम्प्लॉय होगा, उसके लिए। अगर कोई फॉरेन एम्प्लॉय है जो फॉरेन में इंडिया का नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई इशू हो रहा है ESOP, तो उसको भी FDI के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी। जो लोग ये समझ रहे हो कि ESOP अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन या इंडियन एम्प्लॉयज़ के लिए इशू होता है, उसके लिए नहीं है। जब भी फॉरेन कोई एम्प्लॉय है उसको अगर ESOP दिया जाता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग FDI के अंदर की जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या है, कन्वर्जन ऑफ ECB। अब ये क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चल के देख सकते हो कि ECB क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, सभी चीजें। ये भी काफी क्रिटिकल चैप्टर जिसको हमने पार्ट वाइज बनाया हुआ है, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो ECB का मतलब ये है कोई लॉन्ग टर्म लोन, जो फॉरेन से कोई इंस्टीट्यूशन जो लोन देती है इंडियन इंस्टीट्यूशन को, उसको हम लोग ECB बोलते हैं। बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लोन मिलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, उसको ECB बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी, उसका लोन चल रहा हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया हो और वो चाहती है कि वो लोन जो है अब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में, क्योंकि अब लोन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो चाहता है आप स्टेक होल्डर बन जाओ। फॉर एग्जांपल उसने अगर कोई 50 करोड़ रुपीस दिए हुए और वो चाहता है वो 50 करोड़ जो है जिसका जो भी वैल्यू बन रहा है उसका आप स्टेक ले लो, अब मुझे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो जो ECB है अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी FDI के अंदर आएगा। अब उसकी ECB की रिपोर्टिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी, अब उसकी रिपोर्टिंग जो होगी FDI के अंदर कंटिन्यू होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा नहीं ECB कन्वर्ट होगा, पार्शियल ECB कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं 50 करोड़ का है और उसका 20 करोड़ जो है वो इक्विटी में हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 करोड़ के लिए FDI की रिपोर्टिंग होगी, बाकी रेस्ट जो 30 करोड़ है वो अभी लोन में है तो वो ECB की रिपोर्टिंग होगी। जैसे भी अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ECB की रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी, पूरा का पूरा FDI के अंदर रिपोर्टिंग होगा। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट और लास्ट की बात करते हैं, वो छठा पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स बाय इंडियन कंपनी अंडर ADR और GDR। तो क्या होता है ADR, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट GDR। ये डिफरेंस क्या है, तो जो भी इंस्टीट्यूशन अगर अमेरिका में उसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं या अमेरिका में जो ADR रिपोर्टिंग हो रही है वो अमेरिका के लिए केवल ADR रिपोर्ट होती है, और अगर अदर देन अमेरिका अगर कोई हो रही है रिपोर्टिंग तो उसको GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं है, ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे होता है, क्या होता है ADR GDR। तो मान लीजिए कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन है और वो यूएस में उसके शेयर ट्रेड होने के लिए इशू होते हैं, तो क्या होता है वो डायरेक्ट अगर उसके एक्सचेंज पे शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्या करता है कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक है, वो क्या करता है, वो उसके लिए एग्रीमेंट करता है और वो उसके शेयर के बदले वहां पे क्या करेगा, रिसीट इशू करेगा कि ये जो है शेयर ये मैं आपको दे दूंगा, उसके बदले वो रिसीट इशू करेगा। एक्चुअल शेयर नहीं होंगे, और वो जो उसका जो एक्चुअल शेयर होगा, और इंडिया में क्या होगी, उसकी कस्टोडियन होगी, उसके पास वो एक्चुअल शेयर होगा, और उसके अगेंस्ट जो होगा वो इंस्टीट्यूशन जो होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या बैंक होगा, वो रिसीट इशू करेगा। वो जरूरी नहीं है कि एक शेयर के बदले एक रिसीट हो सकता है एक शेयर के बदले 2 रिसीट हो, या 2 शेयर के बदले 1 रिसीट हो, कुछ भी हो सकता है। बट एक्चुअल शेयर के बजाय अगर रिसीट इशू किए जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे, यूएस में, उसको बोलते हैं कहाँ, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। सिमिलरली अदर देन अगर यूएस कोई ऐसा एक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। एक्चुअल शेयर के बदले रिसीट इशू किए जाते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं शेयर के लिए, और उसका जो होता है कस्टोडियन वो कहाँ होता है, इंडिया में एक्चुअल शेयर होते हैं। तो ये एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, ADR GDR। जो शेयर इशू किए जाते हैं, ठीक है, अगेंस्ट ADR GDR, उसकी भी रिपोर्टिंग होती है कहाँ पे, FDI के अगेंस्ट, ठीक है, FDI के अंदर रिपोर्टिंग होती है। तो ये सारे जो मोड्स हैं FDI के, इसके अगेंस्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये सारे टाइप हैं जिसकी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में चेंज होता है या ट्रांसफर होता है या रिपोर्टिंग के लिए कोई भी एक्टिविटी होती है, वो सारी FDI के अंदर रिपोर्टिंग होती है। होप आपको मैंने काफ़ी इजी वे में समझाया ये सारे तरीके,
जिसकी एफडीआई के अंदर रिपोर्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स, एफडीआई के इस पार्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एफडीआई का टॉपिक जो है वो लेंदी है, काफ़ी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो सो हम लोग धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो एफडीआई के अगले पार्ट को हम लोग नए एपिसोड में सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये एफडीआई का एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।